बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और उनकी एप्लीकेशन देखते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हमने फर्स्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस देखी। उसके बाद हमने लास्ट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सामने रखते हुए ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। अब कोवलेंट जो हाइड्राइड हैं जो कि नॉन मेटल हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन्स हैं, ये जो फैमिलीज़ हैं, इनको इनके हाइड्राइड बना के, हाइड्रोजन के कंपाउंड इनके बना के इनकी हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। कार्बन का हाइड्राइड, सल्फ़र का ऑक्साइड, सल्फ़र का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का, हैलोजन्स का, इनके हाइड्राइड बनाते हैं यानी कि हाइड्रोजन से इनका बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के हीट का जिनमें रोल होता है, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं कि उनमें क्या चेंज आती है। Our discussion show a hydrogen bonding exists in compound having partial positive charge hydrogen and highly electronegative atom bearing partial negative charge। हमने जो पीछे लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया, तो उसको अगर हम रिमाइंड करें तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है जिनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का एक एटम हो और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों। Obviously, such intermolecular attraction will influence the physical property like melting point, boiling point। तो ज़रा जब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जिसमें उस सब्सटेंस ने एवापोरेट होना होता है। तो अगर उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करके वो एवापोरेट होगा। अगर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो कम हीट से ही वो एवेपरेट हो जाएगा। तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। लेट अस कंपेयर द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 5 हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टिलिनियम। आगे 6 हमारे पास है 5 हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6 हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टिलिनियम, पोलोनियम। और 7 हमारे पास है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर इसका हम बनाते हैं हाइड्राइड, CH4 होगा। इसका बनाते हैं NH3 अमोनिया बनेगा। इसका बनाएं तो H2O वाटर बनेगा। इसका बनाएं अगर फर्स्ट एलिमेंट का तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। द ग्राफ आर प्लॉटेड बिटवीन द पीरियड नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन एक्स एक्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन ऑन वाई एक्सेस। अब ये ग्राफ देखें, ये हमारे पास जो है वो 4A ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। अब सी कार्बन का CH4, SiH4, GeH4, SnH4। इनके जब हमने हाइड्राइड बनाए तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ जो है वो वाई एक्सेस पे बॉइलिंग पॉइंट है, तो ग्रुप 4A के जो एलिमेंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वालों से 5A, 6A और 7A से 4A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या मतलब ये कि आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। तो पहले सबसे 4A आता है, फिर 5A की उससे ज़्यादा होगी, 6A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा होगी और 7A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से ज़्यादा होगी। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हों, उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों, तो का जो ग्रुप 4A है, ना तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ना ही इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी ना होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद अगर हम देखें, ये 5A है, ये 6A है, ये 7A है। ग्रुप के हिसाब से देखें, ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है, ये 7th ग्रुप है।
तो हम देखते हैं कि फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ जो हैं उनके जो पहले एलिमेंट हैं, ये नाइट्रोजन है पाँचवें ग्रुप का पहला एलिमेंट, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है हमारे पास सातवें ग्रुप का पहला एलिमेंट, और ऑक्सीजन है हमारे पास छठे ग्रुप का पहला एलिमेंट। तो हमने ये देखना है कि जो पहले पहले एलिमेंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट हैं उनका कम है, फिर उसके बाद बढ़ता है। तो इसकी रीज़न हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड होगा उसका कम हो जाएगा, थर्ड का फिर इंक्रीज़ करेगा, फोर्थ का फिर इंक्रीज़ करेगा। एक ये बात हमने यहाँ पे देखनी है, और दूसरा ये देखें कि फ्लोरीन जो कि सेवन्थ ग्रुप का है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑक्सीजन जो कि सिक्स ग्रुप का है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये दूसरी हमने यहाँ पे रीज़न देखनी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, उसके पास लोन पेयर भी 3 है, उसका साइज़ भी स्मॉल है, तो फिर उस लिहाज से फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए H2O के ऑक्सीजन के केस में, लेकिन वाटर का ज़्यादा होता है। इसकी ये दो रीज़न हम देखते हैं कि फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ ए ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है और वाटर का ज़्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। A look at the boiling point of hydride of group 4A convinces us that they have low boiling point as compared to that of 5A, 6A और 7A। जब हमने पीछे ग्राफ देखा तो हमने कहा कि जो 4A ग्रुप के एलिमेंट हैं हाइड्राइड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट फिफ्थ ए, सिक्स और सेवन्थ ए से कम है। उसकी रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दैट दीज एलिमेंट आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में चलें तो पहले 4A आएगा, फिर 5A, फिर 6A, फिर 7A। तो 4A की कम होगी, 5A की 4A से ज़्यादा होगी, 6A की 4 और 5 दोनों से ज़्यादा होगी, और 7A की 4, 5 और 6 तीनों ग्रुप से ज़्यादा होगी। तो CH4 हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी इज़ लीस्ट। कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसमें पोलराइजेबिलिटी ने बहुत कम है, पोलराइजेबिलिटी नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगी तो ये बड़ी आसानी से एवेपोरेट कर जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। When we consider the hydride of group 5, 6 and 7A, then ammonia, water और hydrofluoric acid show maximum boiling point in the respective series। कि अगर हम देखें तो अमोनिया जो है वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा, जो नाइट्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये ऑक्सीजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके जो हाइड्राइड बनाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन जो है हेलोजन, उसका जो हाइड्राइड है पूरे अपनी फैमिली में से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ द इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कि जैसे हम लेफ़्ट राइट चलते हैं तो हमने कहा कि कार्बन का जो 4A ग्रुप का पहला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आगे 5 की ज़्यादा होगी, 6Q से ज़्यादा होगी, 7Q से ज़्यादा होगी। तो इस वजह से दैट इज़ वाई वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S एंड H2SC आर गैसेस। कि ऑक्सीजन जो है वाटर छठे ग्रुप का ये लिक्विड है, फर्स्ट मेंबर है, उसके बाद सल्फ़र है, ऑक्सीजन के नीचे ये गैस है, सल्फ़र के नीचे सिलीनियम है, ये भी गैस है। तो पहला मेंबर जो है वो लिक्विड है, इसका मतलब है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, दूसरा गैस है, तीसरा भी गैस है, इसका मतलब है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, सल्फ़र और सिलीनियम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। नाउ वी डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड अमोनिया। अगर हम वाटर और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखें जो हमने पीछे ग्राफ में देखा, तो हमने कहा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है, इसके पास लोन पेयर भी 3 होते हैं, इसका साइज़ भी स्मॉल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF का, लेकिन वाटर H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि वाटर के पास दो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है। HF के पास 3 लोन पेयर है और 1 हाइड्रोजन है। हालांकि इसके पास लोन पेयर 3 है, लेकिन जो नेबरिंग HF होगा उसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे।
लेकिन वाटर के केस में हाइड्रोजन भी दो हैं और लोन पेयर भी दो हैं। तो इस वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस वजह से यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, HF के पास तीन लोन पेयर हैं। HF के पास लोन पेयर तीन है, प्रोटॉन एक है, और अमोनिया के पास लोन पेयर एक है, प्रोटॉन तीन है। तो इसके पास तीन लोन पेयर हैं, एक प्रोटॉन है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके पास तीन प्रोटॉन है, एक लोन पेयर है, तो ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बेस पे हम देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होता है और HF का कम होता है, क्योंकि HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसके पास लोन पेयर भी तीन हैं लेकिन हाइड्रोजन एक है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वाटर के पास दो हाइड्रोजन है और दो लोन पेयर है, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। The hydride of fourth period show greater boiling point than those of third period due to the greater size and enhanced polarizability। अब कहते हैं अगर हम थर्ड और फोर्थ पीरियड की बात करें तो जो फोर्थ पीरियड, अब देखें ना, हमने पहले सेकंड ग्रुप पीरियड की बात की, उनमें हाई था। ये वाले जो हैं अमोनिया, वाटर और HF, इनका हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट हाई है। उसके बाद ये सेकंड पीरियड के हैं, थर्ड में कम हो गया, फोर्थ में फिर ज़्यादा हो गया। तो हमने कहा थर्ड से फोर्थ पीरियड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये है कि उनका जब साइज़ बढ़ जाता है तो उनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस में देखा था कि पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाएगी साइज़ इंक्रीज़ करने से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इसमें देखें वाटर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वो वाले जिनका साइज स्मॉल हो। ये सारे अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोकार्बन अब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है और हाइड्रोकार्बन हमारे पास नॉन पोलर हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती हाइड्रोकार्बन में और वाटर में, इस वजह से हाइड्रोकार्बन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। थर्ड हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस की स्ट्रक्चर कैसे होती है? द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दो प्रोटॉन, डिफरेंट वाटर के प्रोटॉन के साथ अपना एक एक लोन पेयर शेयर करता है, और जो एक वाटर के मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन होते हैं उनके साथ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के लोन पेयर शेयर होते हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टू कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी जो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर है, वो टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि दो उसमें लोन पेयर होते हैं, दो उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं। When the temperature of water is decreased and ice is formed, then molecule become more regular and this regularity extend throughout the whole structure। कि जब हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, आइस बर्फ़ बनती है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करके रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी मैस में। एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये देखें कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये इसका हाइड्रोजन है। ये जो डाइटर लाइन शो की हुई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, जैसे ये यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन गई, ये एम्प्टी स्पेस बन गई। तो जब आइस फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो आइस का वॉल्यूम है वो लिक्विड वाटर से 9% ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती है। That is why when water freezes it occupies 9% more space and its density decreases. The result is that ice float on water। इसी वजह से जब बर्फ़ बनेगी तो उसका 9% वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि जब लिक्विड वाटर से आपने बर्फ़ बनानी है तो बर्फ़ जब बनेगी तो बर्फ़ को 9% जगह ज़्यादा चाहिए
उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, बर्फ़ को रखने के लिए। इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ देख सकते हैं कि अगर आप ग्लास बॉटल, शीशे की बोतल को पानी से फुल भर के अगर फ्रीज़र में रख देते हैं, तो जब उसमें बर्फ़ बनेगी तो वो बॉटल टूट जाएगी, क्योंकि जब बर्फ़ बनेगी तो वो जगह वॉल्यूम ज़्यादा उसको चाहिए, लेकिन वो ग्लास बॉटल, शीशे की बोतल उसको जगह ज़्यादा नहीं दे पाएगी, तो वो टूट जाएगी जब उसमें बर्फ़ बनेगी फुल, अगर आप उसको भर के पानी की फ्रीज़र में रखते हैं तो। The low density of ice than liquid water at 0 degrees Celsius cause water in pond lake to freeze from surface to downward direction। जब डेंसिटी कम जब हो जाएगी आइस की तो ये ऊपर आ जाएगी, तो 0 डिग्री के ऊपर जब लेक्स और पॉन्ड्स में फ्रीज होगा वाटर, सर्दियों में बर्फ़ बनेगी तो वो ऊपर से नीचे सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वाटर अटेन द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। तो जब सराउंडिंग में विंटर में आपके पास टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो जाएगा तो वाटर जो है वो 4 डिग्री टेम्परेचर अटेन कर लेगा, जिसके ऊपर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। एज द आउटर एटमॉस्फेरिक बिकम फर्दर कोल्ड द वाटर एट द सरफेस बिकम लेस डेंस। जैसे ही बाहर सर्दी ज़्यादा होगी तो सरफेस के ऊपर जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि ये वहाँ पे आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। दिस लेस डेंस वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस स्टे ऑन द टॉप ऑफ स्लाइटली वार्म वाटर अंडरनेथ। कि जो नीचे वार्म वाटर होगा उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर वहाँ पे आइस फॉर्मेशन होगी। ए स्टेज रीच व्हेन इट फ्रीजेस। उसके बाद ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस लेयर ऑफ आइस इंसुलेट द वाटर अंडर द अंडरनेथ फॉर फर्दर हीट लॉस। जब ऊपर सरफेस के ऊपर आइस की लेयर बन जाएगी तो वो फिर इंसुलेशन काज करेगी, फर्दर कूलिंग नीचे नहीं जाएगी, या ना ही नीचे से वो हीट ऊपर लॉस होगा, जिसकी वजह से फिश और प्लांट जो होंगे वाटर के अंदर वो सरवाइव कर जाएंगे विंटर में। फिश एंड प्लांट सर्वाइव अंडर दिस ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। तो इस वजह से जब बर्फ़ पड़ती है झील के ऊपर तो इसके नीचे जो आबी महलूक होती है, पौधे होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि नीचे टेम्परेचर हाई होता है पानी का। Keeping the whole discussion in view, we are forced to believe that pattern of life for the plant and animal would have been totally different in the absence of hydrogen bonding in water। कहता है ऊपर जो हमने डिस्कशन की है, अगर इसको हम सामने रखते हुए ये बिलीव कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में ना हो तो जो एक्वाटिक लाइफ है, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनकी लाइफ टोटली डिफरेंट हो इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि अगर अल्लाह सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी वाटर से वापस ले ले तो इस ज़मीन के ऊपर जो है सिचुएशन टोटल डिफरेंट हो जाए। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि जो सोप और डिटर्जेंट हैं, साबुन और सर्फ है, ये कपड़ों को, हाथ को, जिस्म को किस तरह से क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट परफॉर्म द क्लीनिंग एक्शन बिकॉज द पोलर पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वाटर soluble ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग and non-polar part remain outside water because they are alkyl or benzyl portion and are insoluble in water। इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास एक सोप का मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर हेड वाटर सॉल्युबल पार्ट, कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर टेल है, ऑयल सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन होगा। ये जो चेन है कार्बन की, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। ये जो कपड़ों में आपके हाथ के ऊपर जो ऑयल के स्टेन्स होंगे, दाग धब्बे होंगे, उनके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा और इसका जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी। तो जैसे ही वॉशिंग मशीन में वाटर आगे मूव करेगा तो ये चेन भी उस कपड़ों में से दाग को लेकर वाटर के साथ आगे मूव कर जाएगी। तो इस तरह से क्लीनिंग एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट का। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज देयर एडहेसिव एक्शन। कि पेंट जो होते हैं, डाइज जो होते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चिपक जाते हैं। एडहेसिव का मतलब होता है चमकना। पेंट को जब हम दीवार के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर चिपक जाता है, उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक ग्लू एंड हनी एज स्टिकी एट सब्सटेंसेस। ग्लू जो होता है, जो जिसको हम दो सब मटेरियल को, लकड़ी को हम आपस में जोड़ने के लिए उनमें ग्लू लगाते हैं, तो ग्लू जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है
दोनों सरफेसेस के साथ। और हनी जो है, शहद है, ये भी इसलिए ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है क्योंकि इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वी यूज़ कॉटन सिल्क सिंथेटिक फाइबर फॉर क्लॉथिंग, कि हम कपड़ों में कॉटन सिल्क सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो कपड़े का धागा होता है, ये इसीलिए आपस में इस तरह मजबूत होता है कि यहाँ इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन दीज थ्रेड मेकिंग मटेरियल। ये जो थ्रेड धागा बनता है फाइबर का, ये धागा इसलिए इतना मजबूत होता है, टूटता नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि वो जो सख्त होता है, हार्ड होता है, उसकी वजह उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना है। फिफ्थ हमारे पास है सिक्स हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल। ये जो बायोलॉजिकल कंपाउंड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, फूड मटेरियल हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। प्रोटीन आर द मेन पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम्स, कि हमारा जो लिविंग सिस्टम है उसमें जितने भी ये रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन पार्ट है। फाइबर लाइक दोज फाउंड इन हेयर, सिल्क, मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो हमारे हेयर में, सिल्क में, मसल्स में जो फाइबर होते हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। दीज लॉन्ग चेन आर coiled अबाउट वन अनदर इनटू ए स्पाइरल। दिस स्पाइरल इज कॉल्ड हेलिक्स। तो इस तरह वो स्प्रिंग की तरह एक हेलिक्स बनाते हैं। सच हेलिक्स में इधर भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। In case of right-handed helix, the group like amino group and carbonyl group are vertically adjacent to one another and they are linked together by hydrogen bond. These hydrogen bond link one spiral to another. ये इसकी देखें डायग्राम कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये इस तरह से देखें तो राइट हैंड से इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो इसमें ये सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, और NH ये अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं। इधर भी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये आपस में लिंक किए होते हैं। एक्सरे एनालिसिस अगर हम देखें तो कहते हैं एवरेज 27 अमाइनो एसिड यूनिट होते हैं ईच टर्न ऑफ हेलिक्स में। ये जो एक टर्न इस तरह से कंप्लीट होता है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 टर्न है इसमें। तो एक टर्न के अंदर तकरीबन 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 स्पाइरल चेन होती हैं। these are coiled about each other on a common axis. In this way they give a double helix. This is 18 to 20 angstrom in diameter. They are linked together by hydrogen bond between their subunit. कि ये देखें, ये डबल हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स आ रहा है और ये दूसरा हेलिक्स है जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे इसके जो आपस में हेलिक्स दोनों जुड़े होते हैं, ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हमने ग्रीन डॉट से शो किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये हेलिक्स आपस में लिंक्ड होते हैं। तो ये ऐसी हमारी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशंस ऐसे कंपाउंड की जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, दे ऑल हैव OH ग्रुप इन देम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। अल्कोहल, फ्रक्टोज, सुक्रोज में, ग्लूकोज में OH ग्रुप होता है जो कि इनमें पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिम्मेदार होता है।